दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कमाल की कोरियन रोमांस और टाइम ट्रेवल और मर्डर मिस्ट्री से भरी एक वेब सीरीज को। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बॉयफ्रेंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, लेकिन फिर वो लड़की टाइम ट्रेवल करती है और पास्ट में जाकर उसे कई सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जिनसे अब तक वो अनजान थी। और फिर आगे इस कहानी में जो कुछ होता है वो देखकर आपको जरूर मजा आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं सीरीज की कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत साल 1998 से होती है, जहां पर हम मिंजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक टेप रिकॉर्डर शॉप पर काम करती है। एक दिन जब मिंजू अपनी दुकान पर काम कर रही होती है तो तभी उसके पास दो लड़के नाम सियोन और इंजियो आते हैं। ये लोग मिंजू के साथ स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ सियोन मिंजू की शॉप में एक गाना सुनता है और मिंजू से उस गाने की एक कैसेट मांगता है, लेकिन मिंजू की शॉप पर उस गाने की एक भी कैसेट नहीं होती। इसीलिए मिंजू सियोन का नंबर ले लेती है और उससे कहती है कि जब कैसेट आएगी तब मैं तुम्हें कॉल करके ये बता दूंगी। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि मिंजू मन ही मन सियोन को पसंद करती है, लेकिन सियोन मिंजू को पसंद नहीं करता, बल्कि सियोन का बेस्ट फ्रेंड इंजियो मिंजू को पसंद करता है और सियोन अपने बेस्ट फ्रेंड और मिंजू को मिलवाना चाहता है। खैर अब कहानी साल 2023 में आती है, जहाँ पर हम मिंजू की जैसी ही एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जुनही होता है। जुनही अपने ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके चर्च में जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करके दुखी होकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की हाल ही में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। इसी दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल सियोन की तरह ही दिखता था जिसे हमने साल 1998 में देखा था, लेकिन जुनही के बॉयफ्रेंड का नाम कुयंजन होता है। जुनही यंजन को याद करके दुखी होकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि जुनही यंजन से बहुत प्यार करती थी। अब जुनही चर्च से वापस अपने घर आती है और उस गिफ्ट को देखने लगती है जो यंजन ने उसे पिछले साल उसके बर्थडे पर दिया था। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन जुनही ने यंजन को अपने यूएस जाने वाली बात बताई थी और इस पर यंजन ने जुनही से कहा था कि तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सकता, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जुनही ने अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए यूएस जाने की ठान ली थी और उसने यंजन की बात भी नहीं मानी थी। यहाँ अब जुनही अपनी पुरानी गलती को सोचकर दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर मैं उस दिन यंजन की बात मान लेती और उसे छोड़कर नहीं जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। अब जुनही उसी बॉक्स को देखने लगती है जो यंजन ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। यहाँ जुनही को उस बॉक्स में छुपी हुई एक रिंग मिलती है। ये देखकर जुनही काफी रोने लगती है और उसे समझ आता है कि उस दिन कुयंजन उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था। खैर अब अगले दिन जुनही अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर कोई उसे बर्थडे विश करता है और ये देखकर जुनही को अपने बॉयफ्रेंड योंजन की याद आने लगती है, क्योंकि बस योंजन ही था जो कि उसे इस तरह बर्थडे विश करता था। जुनही ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसके पास एक फूलों की बकेट लेकर आती है और जुनही को बताती है कि ये किसी अनजान आदमी ने तुम्हारे लिए भेजा है। जुनही अपने ऑफिस के स्टाफ से उस आदमी का पता करने की कोशिश करती है जिसने वो बकेट भेजा, लेकिन जुनही को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर जुनही के पास कुयंजन के दोस्त चनियंग की कॉल आती है और चनियंग उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ वो जुनही को यंजन की बनाई हुई एक पेंटिंग देता है जिसे योंजन काफी पसंद करता था। जुनही उस पेंटिंग को देखती है और याद करती है कि जब योंजन ने उसे ये पेंटिंग दिखाई थी तो तब योंजन ने उसे बताया था कि इस पेंटिंग में जो लड़की दिख रही है वो मेरी दोस्त है। अब जुनही चनियंग से इस पेंटिंग में बनी हुई इस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन इस लड़की के बारे में चनियंग को भी कुछ भी पता नहीं होता। अब इसके बाद जुनही को यंजन की याद आने लगती है और वो यंजन के पुराने नंबर पर कई सारे मैसेज करती है। तभी उसके पास इंस्टाग्राम पर एक फोटो आती है जो कि उन्हीं तीनों लोगों की होती है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में साल 1998 में देखा था, यानी कि मिंजू, सियोन और इंजियो। जुनही को उस फोटो को देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो जब उस फोटो में सियोन को देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड योंजन है। इसके बाद जुनही उसी इंसान को मैसेज करती है जिसने उसे ये फोटो भेजी थी और जुनही उस इंसान को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो आदमी जिसने जुनही को ये फोटो भेजी वो अब उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जुनही अपने दोस्तों को वो फोटो दिखाती है और फिर उसका एक दोस्त फोटो की जानकारी निकालता है और जुनही को बताता है कि ये फोटो साल 2008 में एक वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी, लेकिन वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। इस तरफ साल 1998 में हम फिर से मिंजू को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होती है। तभी उसके पास सियोन आता है और मिंजू से कहता है कि इंजियो तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर इंजियो मिंजू को देखकर काफी नर्वस हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद मिंजू स्कूल में चल रही लड़कियों की रेस में भाग लेती है और फिर सियोन और इंजियो दोनों मिलकर मिंजू को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। मिंजू सियोन को अपने लिए तालियां बजाता हुआ देखकर काफी खुश होती है और सोचती है कि सियोन भी उसे पसंद करता है। यही इंजियो की क्लास का एक लड़का मिंजू के बारे में गलत बातें करने लगता है, जिससे अब इंजियो को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से लड़ाई करने लगता है। तभी यहाँ पर इनके सर आते हैं और दोनों को शांत करा देते हैं, लेकिन फिर जब सियोन क्लास में जाता है तो तब यहाँ पर वही लड़का इंजियो के बारे में गलत बातें बोलने लगता है और ये सुनकर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को काफी बुरा मारता है। उसे फाइट करता हुआ देखकर क्लास में बैठी हुई एक लड़की दायोन सियोन पर फिदा हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। कहानी वापस साल 2023 में आती है और हम फिर से जुनही को देखते हैं जो अभी भी उसी फोटो को देख रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये फोटो उसे किसने और क्यों भेजी है। यही जुनही की फ्रेंड जुनही को बताती है कि मैंने पता किया है कि ये फोटो जिस शॉप के बाहर की है वो शॉप तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन अब इसका मालिक एक कैफे चलाता है, हम दोनों काम के बाद वहीं चलेंगे।
इस तरफ स्कूल से घर वापस जाते समय मिंजू इंजियो से पूछती है कि तुम्हारी सियोन से दोस्ती कैसे हुई। इस पर इंजियो मिंजू को बताता है कि मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता और इसी वजह से मैं ये सुनने वाली मशीन पहनता हूँ। लेकिन जब मैं बचपन में ये पहनता था तो सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते थे और कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था। मगर फिर एक दिन जब सियोन ने मुझे अकेले बैठा देखा तो वो मेरे साथ खेलने लगा और फिर हमारी दोस्ती हो गई। और उस दिन से ही जब भी कोई बच्चा मुझे चिढ़ाता या फिर परेशान करता है तो सियोन उसे पीट देता है। यहाँ अब इंजियो भी मिंजू से अपना और सियोन का दोस्त बनने के लिए बोलता है और मिंजू भी खुशी से इनकी दोस्त बन जाती है। इस तरफ जुनी अपने दोस्त के साथ उसी कैफे में जाती है जिसके मालिक की पिछली दुकान के पास वो फोटो ली गई थी। लेकिन जुनी और उसकी दोस्त को ये कैफे बंद मिलता है। इसके बाद जब जुनी वापस अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे रास्ते में योनजुन दिखाई देता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। जुनी योनजुन को देखकर तुरंत ही उसके पास जाने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में योनजुन भी जुनी को देख लेता है और वो उसे देखकर छुप जाता है। अब योनजुन ऐसा क्यों कर रहा है ये कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर अब यहीं पर जुनी को ऐसा लगता है कि उसने कोई यंजन को नहीं देखा और उसे कोई भ्रम हुआ होगा, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाती है और यंजन को याद करके बहुत रोने लगती है। इस तरफ पास्ट में मिंजू ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब वो सियोन की दोस्त बन चुकी है। तभी उसे उसके मॉम डैड की लड़ाइयों की आवाज आने लगती है और ये सुनकर मिंजू अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने मॉम डैड को लड़ाई करते हुए देखती है। वो दोनों जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले थे और वो दोनों ही मिंजू के भाई की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों में से किसी को भी मिंजू की चिंता नहीं थी और दोनों में से कोई भी मिंजू को अपने पास नहीं रखना चाहता था। ये देखकर मिंजू को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि आप दोनों बस मेरे भाई की फिक्र करते हो और आप कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते। आपके डाइवोर्स के बाद मेरा क्या होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू के मॉम डैड मिंजू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अब यहाँ मिंजू गुस्से में अपने घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर सियोन आता है और वो मिंजू को रोता हुआ देखता है तो उसे कहता है कि क्या हुआ, लेकिन मिंजू उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर सियोन मिंजू से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम क्यों रो रही हो तो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। ये सुनकर मिंजू सियोन को बताती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। ये सुनने के बाद सियोन भी मिंजू को अपना एक सीक्रेट बताता है और वो कहता है कि मैं जल्दी ही ये शहर छोड़कर यूएस जा रहा हूँ। साथ ही सियोन मिंजू से कहता है कि ये बात अभी तक मेरे दोस्त इंजू को पता नहीं है और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो दुखी हो जाएगा, इसीलिए तुम उसे ये बात मत बताना। अब यहाँ पर सियोन मिंजू से कहता है कि तुम इंजू की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ताकि मेरे जाने के बाद वो अकेला ना हो जाए और उदास ना रहने लगे। मिंजू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन जब मिंजू अपने अंकल की शॉप पर काम कर रही होती है तो तभी उसे वो टेप मिलती है जिसे सियोन ने बुक किया था। इसके बाद मिंजू उस टेप को अपने पास ही रख लेती है और अगले दिन सियोन को स्कूल में वो टेप देने जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियां सियोन को खेलता हुआ देखकर उसे चीयर कर रही हैं। ये देखकर मिंजू दुखी हो जाती है क्योंकि वो सियोन से प्यार करती थी। अब मिंजू उस टेप को सियोन को बिना दिए ही वापस जाने लगती है। तभी यहाँ पर उसके पास सियोन और इंजू आते हैं और वो मिंजू से बात करने लगते हैं। इससे मिंजू फिर से खुश हो जाती है। वहीं फ्यूचर में जुनी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी उसके पास एक पार्सल आता है जिसे किसी अनजान आदमी ने जुनी के पास भेजा था। यही जुनी की फ्रेंड उसे ये भी बताती है कि आज वो कैफे खुला हुआ है, आज हम वहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद मिंजू और उसकी फ्रेंड उसी कैफे में जाती हैं। यहाँ वो कैफे के मालिक से मिलती हैं और हम देखते हैं कि ये कैफे के मालिक मिंजू के अंकल हैं जिनकी शॉप पर साल 1998 में मिंजू काम कर रही है। इनका नाम चिवोन होता है। चिवोन जुनी को देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे अपनी भतीजी मिंजू समझने लगते हैं। लेकिन जुनी कहती है कि शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम जुनी है। यहाँ जुनी चिवोन को उस फोटो को दिखाती है और वो फोटो देखकर चिवोन जुनी को बताते हैं कि इस फोटो में दिख रही लड़की मेरी भतीजी मिंजू है। जुनी पूछती है कि क्या हम इस लड़की से मिल सकते हैं। इस पर मिंजू के अंकल उदास हो जाते हैं और जुनी को बताते हैं कि मेरी भतीजी 1998 में ही मर चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू जल्दी ही 1998 में मरने वाली है। खैर अब यहीं पर जुनी उसी लड़के सियोन के बारे में पूछती है जो कि उसे योंजन लग रहा है। इस पर चिवोन जुनी को बताते हैं कि ये लड़का मिंजू का दोस्त था और मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ हम फिर से उन्हीं तीनों को देखते हैं। यहाँ सियोन और इंजियो मिंजू को उसके बर्थडे पर सरप्राइज देते हैं और एक पार्क में बैठकर वो तीनों पार्टी करने लगते हैं। यहाँ इंजियो मिंजू को एक टेप रिकॉर्डर गिफ्ट करता है और वो मिंजू को काफी पसंद आता है। अब तभी सियोन मिंजू से बात करता है और उसके बात करने से मिंजू शर्माने लगती है। ये देखकर इंजू समझ जाता है कि मिंजू उससे नहीं बल्कि सियोन से प्यार करने लगी है। ये समझने के बाद इंजू अब बहाना बनाता है और मिंजू और सियोन को अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर सियोन मिंजू को उसके घर तक छोड़ने जाता है। यहाँ मिंजू सियोन को उसकी बुक की हुई वही टेप देती है और सियोन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन ये बात सुनकर सियोन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मिंजू को पसंद नहीं करता था। वो मिंजू से कहता है कि हम बस दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। सियोन का ये जवाब सुनकर मिंजू रोने लगती है। इस तरफ फ्यूचर में अब जुनी ये समझ जाती है कि जब 1998 में ही मिंजू की मौत हो चुकी है तो तब ये लड़का जो कि उसके साथ खड़ा है वो योंजन नहीं हो सकता क्योंकि 1998 में तो योंजन बस 11 साल का ही था। अब मिंजू योंजन को और याद करने लगती है। इसके बाद घर वापस जाते समय जुनी उसी पार्सल को खोलती है जिसे किसी अनजान आदमी ने उसके लिए भेजा था और इसके अंदर जुनी को वही टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि इंजू ने मिंजू को साल 1998 में गिफ्ट किया था। साथ ही इसमें वो टेप भी होती है जो मिंजू ने सियोन को देने के लिए बचाई थी। लेकिन ये सारा सामान इतने समय बाद आखिर कौन है जो कि जुनी को भेज रहा है, ये कहानी में हम आगे जानेंगे। अब जुनी उसी टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है और उसमें गाना चल रहा होता है गैदर माय टीयर्स।
जुनही वो गाना सुनते हुए यहीं पर सो जाती है। वहीं पास्ट में मिंजू अपने घर में जाती है, जहाँ पर उसे सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर मिंजू डर जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उसकी मॉम उसके भाई को लेकर यहाँ से भाग तो नहीं गई। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई है। इसीलिए अब मिंजू बाहर आती है और अपने मॉम और अपने भाई को ढूंढने लगती है। तभी रोड पर उसके सामने एक कार आ जाती है। मिंजू ये देखकर डर जाती है और ऐसा लगता है कि मिंजू का एक्सीडेंट हो गया। और इसी दौरान एक ग्लिच आता है और पास्ट की मिंजू और फ्यूचर की जुनही आपस में जुड़ जाती हैं। फिर अगले सीन में हम मिंजू को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में होती है। यहाँ पर सियोन उसके कानों में ईयरफोन्स लगाता है और उसे वही गाना सुनाने लगता है जो कि फ्यूचर में जुनही सुन रही थी। फिर इसके बाद मिंजू को होश आता है और वो सियोन को देखती है और उसे योंजन कहकर बुलाती है, जिससे अब हमें पता चलता है कि जुनही की कॉन्शियसनेस अब मिंजू के शरीर में आ गई है और साथ ही जुनही को मिंजू की लाइफ के बारे में भी सब कुछ पता है। यही मिंजू की आत्मा अब एक अजीब सी जगह पर कैद हो गई होती है, जहाँ से वो सारी चीजें देख पाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। और अब जुनही का मिंजू के शरीर पर पूरा कंट्रोल होता है। अब जुनही सियोन को योंजन समझती है और उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। तभी इंजियो और सियोन जुनही को मिंजू कहकर बुलाते हैं और ये सुनकर जुनही हैरान रह जाती है। इसके बाद जुनही अपने आसपास देखती है और इंजियो से डेट पूछती है। इस पर इंजियो उसे बताता है कि ये साल 1998 चल रहा है। ये सुनकर जुनही पूरी तरह से हैरान रह जाती है। फिर जुनही को मिंजू की लाइफ की बातें भी याद आने लगती हैं। साथ ही जुनही को मिंजू की आवाज भी आती है, लेकिन जुनही ये समझ नहीं पाती कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और वो सन 1998 में कैसे पहुंच गई। अब जुनही अपने घर यानी कि मिंजू के घर जाती है और अपने मॉम डैड पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। यहाँ मिंजू का ऐसा बिहेवियर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मिंजू हमेशा से एक शर्मीली लड़की थी और वो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाती थी। लेकिन अब जुनही उसके अंदर आ चुकी है और अब जुनही का बिहेवियर मिंजू के साथ मिल चुका है। लेकिन सभी लोग सोच रहे होते हैं कि मिंजू अचानक से ऐसी कैसे हो गई। अब तभी जुनही यानी कि मिंजू की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है। फिर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और सबको बताते हैं कि मिंजू के सर पर चोट लगने की वजह से शायद मिंजू ऐसा बिहेवियर कर रही है। इसके बाद इंजियो सियोन से बात करता है और सियोन से बोलता है कि जब तुमने मिंजू से कहा कि तुम उससे प्यार नहीं करते तो शायद उसे काफी बुरा लगा होगा। इसलिए अब इंजियो मिंजू को खुश करने के लिए सियोन से कहता है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। यहीं अब जुनही जो कि मिंजू के शरीर के अंदर है, वो अब हॉस्पिटल से मिंजू के घर आती है। यहाँ वो मिंजू की एक डायरी को देखती है जिसके अंदर मिंजू ने अपनी जिंदगी के बारे में लिख रखा था। लेकिन अब क्योंकि जुनही और मिंजू की यादें मिल चुकी थी और जुनही को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मिंजू है या फिर जुनही। यहाँ जुनही को लग रहा होता है कि वो मिंजू है और उसे जो कुछ भी जुनही के बारे में पता है वो सब एक सपना था जो कि उसने हॉस्पिटल में देखा था। लेकिन यहाँ जब जुनही यानी कि मिंजू अपनी डायरी को देखती है तो उसे ये सब भी समझ नहीं आता कि उसने ये सारी बातें इस डायरी में कब लिखी। अब जुनही बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर पुलिस मिंजू के घर आती है और वो जुनही को मिंजू समझकर उसे बताती है कि उस रात आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि आपको किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी और आप पर हमला किया गया था और तभी आपके सर पर चोट लगी थी। लेकिन जुनही को उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। फिर इसके बाद सियोन जुनही यानी कि मिंजू के लिए चिकन लाता है और उससे कहता है कि मैंने जो उस रात तुम्हारे बर्थडे पर तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो और मेरी बात की वजह से तुम इंजियो से गुस्सा मत होना और बस हमारी दोस्त बनकर रहना। यहाँ जुनही जो कि अभी मिंजू के शरीर के अंदर है, वो सियोन से कहती है कि जब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। यहाँ मिंजू के बिल्कुल अलग तरह से बात करने से सियोन हैरान रह जाता है, क्योंकि मिंजू काफी शर्मीली लड़की थी और वो किसी से भी ऐसे बात नहीं कर पाती थी। अब सियोन मिंजू से कहता है कि मुझे तुम अलग अलग क्यों लग रही हो। इस पर जुनही भी सियोन से बोलती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी जिंदगी जी रही हूँ। यहाँ जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है, वो सियोन को बार बार योंजन कहकर बुला रही होती है, क्योंकि जुनही सियोन को योंजन समझ रही थी। इस पर सियोन जुनही से पूछता है कि आखिर ये योंजन कौन है जिसका नाम लेकर तुम मुझे बार बार बुला रही हो। इस पर मिंजू अब सियोन से कहती है कि जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े सपने से बाहर आई हूँ, लेकिन मुझे वो सपना बिल्कुल हकीकत की तरह लग रहा था और साथ ही उस सपने में मेरा नाम मिंजू नहीं बल्कि जुनही था और तुम्हारा नाम सियोन नहीं बल्कि योंजन था। यहाँ अब जुनही सियोन को सब कुछ बता देती है कि वो कैसे सपने में योंजन से मिली थी और उसे योंजन से प्यार हो गया था। जुनही यानी कि मिंजू की इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि मिंजू अपनी असली जिंदगी को एक सपना समझ रही है। अब इसके बाद जुनही मिंजू की जिंदगी को जीने लगती है, लेकिन उसका बिहेवियर मिंजू से बिल्कुल अलग होता है। इस तरफ इंगियो की सुनने वाली मशीन कहीं खो जाती है, इसीलिए इंगियो अपनी पुरानी मशीन को इस्तेमाल करने लगता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद इंगियो और सियोन दोनों मिंजू से मिलने उसके घर पर जाते हैं। यहाँ मिंजू स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि मिंजू पर हमला करने वाला वो किलर अभी भी आजाद घूम रहा था और वो किलर कौन है ये कोई भी नहीं जानता। अब यहाँ जुनी यानी कि मिंजू सियोन और इंजू से कहती है कि हमें ही उस किलर को ढूंढना होगा। इसके बाद ये लोग उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मिंजू का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यहाँ जुनी यानी कि मिंजू को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और यहाँ पर सियोन और इंजू मिंजू को बताते हैं कि तुम हमें यहाँ पर नहीं मिली थी। वो लोग मिंजू को एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं जो कि उस जगह से काफी दूर थी और ये लोग कहते हैं कि तुम हमें यहाँ पर बेहोश मिली थी। मिंजू को समझ नहीं आता कि वो वहाँ से इतनी दूर यहाँ पर कैसे आ गई और उस रात जो भी हुआ था वो उसे याद क्यों नहीं है। ये लोग अब हमला करने वाले किलर का पता नहीं लगा पाते। फिर जुनी यानी कि मिंजू अपनी असली जिंदगी जिसे वो सपना समझ रही होती है वो उसके बारे में इंग्यो को भी बता देती है, लेकिन एज यूजुअल इंग्यो को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर बातों ही बातों में इंग्यो भी जुनी यानी कि मिंजू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह इंग्यो मिंजू को बताता है
कि जब मैं तुम्हें देखा करता था जहाँ तुम स्कूल की छत पर खड़ी होकर अपने आप से बात किया करती थी, तो तब मैं तुम्हारे लिप्स को रीड किया करता था और मुझे पता चला था कि तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। तुम भी मेरी ही तरह बिल्कुल अकेली थी और कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता था। इंग्यू कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझ पाता था और मैं जानता था कि तुम पर क्या बीतती होगी, क्योंकि वही सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही थी। इंग्यू मिंजू से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है वो इंग्यू की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर कुछ दिनों बाद ये तीनों भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जुनही लगभग अपनी असली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाती है और मिंजू की जिंदगी को जीने लगती है। फिर एक दिन जुनही यानी कि मिंजू जब अपने अंकल की शॉप पर काम कर रही होती है, तो तभी उसके पास पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और वो जुनही को इंग्यू की सुनने वाली मशीन दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमें लगता है कि जिसने भी तुम पर हमला किया था ये मशीन जरूर उसी इंसान की है, क्योंकि हमें ये उसी जगह मिली थी जहाँ पर तुम बेहोश पाई गई थी। जुनही उसे देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वो पुलिस को ये बात नहीं बताती कि ये मशीन इंग्यू की है। कहानी वापस साल 2023 में आती है, जहां हम जुनही को देखते हैं जो कि बस में गाना सुनते हुए सो रही थी। तभी उसके पास बस का कंडक्टर आता है और उसे जगा देता है और जुनही मिंजू के शरीर से वापस अपनी असली जिंदगी में आ जाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जुनही कंडक्टर से डेट पूछती है, इस पर वो बताता है कि ये साल 2023 चल रहा है। अब जुनही ये समझ नहीं पाती कि वो आखिर मिंजू से अचानक से जुनही वापस कैसे बन गई। जुनही सोचती है कि शायद वो कोई सपना देख रही थी। यही हम योंजन को देखते हैं जो कि बिल्कुल सियोन की तरह लग रहा होता है और वो जुनही को छुपकर देख रहा था। अब इसके बाद जुनही अपने घर में आती है और उन्हीं मैसेजेस को देखने लगती है जो कि वो योंजन के नंबर पर भेजा करती थी। लेकिन आज जुनही देखती है कि उन मैसेजेस को किसी ने सीन कर लिया है। ये देखकर जुनही योंजन को कॉल करने लगती है और इस बार योंजन कॉल उठा लेता है, लेकिन वो जुनही से बात नहीं करता। यहाँ पर योंजन मिंजू के अंकल के साथ होता है और हमें पता चलता है कि मिंजू के अंकल चिवोन भी इस सब के बारे में पहले से ही जानते थे और वो जुनही से ये सारी बातें छुपा रहे थे। अब यहाँ पर जुनही योंजन को दोबारा से कॉल करती है, लेकिन योंजन इस बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर अगले दिन जुनही अपने दोस्त से योंजन की कॉल की लोकेशन निकलवाती है और वो देखती है कि ये नंबर आखिरी बार मिंजू के अंकल के कैफे में ऑन था। साथ ही जुनही को ये भी पता चलता है कि ये फोन नंबर किसी सियोन नाम पर रजिस्टर है। ये बात जानकर जुनही हैरान रह जाती है और सोचती है कि जिस लड़के को उसने अपने मिंजू वाले सपने में देखा था वो लड़का हकीकत में कैसे हो सकता है। अब जुनही अपने दोस्त के साथ उसी कैफे में जाती है, लेकिन यहाँ पर उसे इस बार चिवोन नहीं मिलता। जुनही यहाँ पर चिवोन का काफी देर तक इंतजार करती रहती है, लेकिन वो मिंजू के अंकल चिवोन से नहीं मिल पाती। फिर जुनही अपने घर में वापस चली जाती है। यहीं उसका बॉयफ्रेंड योंजन ये सब देख रहा होता है और उसे जुनही की ऐसी हालत देखकर काफी बुरा लगता है। फिर जुनही योंजन के पुराने घर में जाती है, जहाँ पर वो एक चेयर को देखती है जो योंजन ने मरने से पहले बनाई थी। जुनही उसे देखकर योंजन को मिस करने लगती है। यहाँ योंजन का वही दोस्त चनियंग भी जुनही के साथ होता है और चनियंग जुनही से योंजन का सारा सामान अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। यहीं पर जुनही अपने मिंजू वाले सपने के बारे में चनियंग को सब कुछ बताती है और कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। अब इसके बाद जुनही एक डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताती है। इस पर डॉक्टर जुनही से कहते हैं कि अक्सर किसी के बारे में ज्यादा सोचने पर हमें इस तरह के सपने आते हैं। जुनही अब डॉक्टर के पास से वापस घर जाने लगती है। तभी उसे मिंजू के अंकल चिवोन की कॉल आती है। जुनही तुरंत ही चिवोन से मिलने के लिए उनके कैफे में जाती है। जुनही चिवोन से बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड योंजन का फोन आखिरी बार इसी कैफे में ऑन हुआ था और उसे किसी सियोन नाम के लड़के ने ऑन किया था। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? साथ ही जुनही चिवोन को बताती है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैं आपकी भतीजी मिंजू थी। ये सब सुनकर चिवोन जुनही को बताते हैं कि जब मिंजू जिंदा थी तब उसने भी मुझसे एक बार कहा था कि वो मिंजू नहीं बल्कि जुनही है। यहाँ चिवोन जुनही को मिंजू की एक डायरी देते हैं जिसके अंदर वो सारी बातें लिखी हुई थी जो कि जुनही ने तब लिखी थी जब वो मिंजू के शरीर में थी। ये देखने के बाद जुनही समझ जाती है कि वो साल 1998 में मौजूद मिंजू के शरीर में गई थी और उसका ये कोई सपना नहीं था बल्कि उसने सच में टाइम ट्रेवल किया था। अब जुनही याद करती है कि वो 1998 में कैसे गई। तभी उसे उसी टेप रिकॉर्डर के बारे में याद आता है जिसे सुनकर वो सो गई थी और वो 1998 में मिंजू के शरीर में पहुंच गई थी। अब जुनही दोबारा से उस टेप को सुनती है और फिर से सो जाती है और फिर से 1998 में मिंजू की बॉडी के अंदर आ जाती है। अब जुनही ये सब देखकर हैरान रह जाती है। जुनही को अब ये कंफर्म हो जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके मिंजू की बॉडी के अंदर आई है। फिर जुनही को उसके बॉयफ्रेंड योंजन की वो बात याद आती है जब जुनही ने उससे एक बार पूछा था कि अगर तुम्हें पास्ट में जाने का मौका मिले तो तुम कौन से समय में जाना चाहोगे। इस पर योंजन ने उससे कहा था कि मैं उस समय में जाना पसंद करूंगा जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। अब ये बात याद करके जुनही जो कि मिंजू के शरीर में है वो तुरंत ही सियोन के पास जाती है, क्योंकि जुनही अब भी सियोन को योंजन समझ रही होती है। जुनही अब सियोन को देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी जुनही को समझ आता है कि सियोन बस योंजन की तरह दिखता है मगर वो योंजन नहीं है। अब जुनही वापस चिवोन की शॉप पर आ जाती है और सोचती है कि अगर मैं 1998 में हूँ तो इसका मतलब तो ये है कि योंजन बस इस वक्त 11 साल का होगा। जुनही अब अपने टाइम ट्रेवल से बहुत परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सियोन इंग्यू को बताता है कि मिंजू जब उसके पास आई थी तो तब वो रो रही थी। यहाँ अब इंग्यू ये सब सुनकर सियोन से कहता है कि अब तुम मिंजू का ख्याल मत रखना और तुम थोड़ा उससे दूर ही रहना। यहाँ इंग्यू ये सारी बातें सियोन से इसलिए कह रहा था क्योंकि वो मिंजू को पसंद करता था, लेकिन सियोन इंग्यू की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुप हो जाता है। इसके बाद इंग्यू मिंजू से मिलने के लिए उसके पास जाता है। इस तरफ सियोन को इंग्यू की बात से काफी बुरा लगता है क्योंकि अब सियोन भी कहीं ना कहीं मिंजू के इस नए अवतार को देखकर उसे पसंद करने लगा था।
इस तरफ अब मिंजू सोचती है कि जब योंजन इस पास्ट में उसके साथ है ही नहीं तो वो इस पास्ट में क्या कर रही है। इसीलिए अब जुनही वापस से अपने प्रेजेंट समय साल 2022 में जाने की सोचती है, लेकिन वो टेप सुनने के बाद भी अपने प्रेजेंट टाइम में नहीं जा पाती। इससे जुनही अब काफी परेशान हो जाती है। इस तरफ इंग्यू अब खेलते समय सियोन को बॉल पास नहीं करता और फिर वो सियोन से ही लड़ाई लड़ने लगता है, लेकिन तभी उनके स्कूल के बाकी लड़के आकर इन दोनों को शांत करा देते हैं। मगर अब इसके बाद इंग्यू और सियोन आपस में बात करना बंद कर देते हैं। इस तरफ जुनही बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने प्रेजेंट टाइम में वापस नहीं जा पाती। तभी यहाँ पर सियोन आता है और जुनही को अपने साथ एक पार्क में ले जाता है। यहाँ सियोन जुनही को मिंजू समझ रहा था और वो उसे बताने लगता है कि इंग्यू तुम्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। सियोन ये सारी बातें जुनही को बता ही रहा होता है कि तभी जुनही ये सब सुनते हुए ही थक कर पार्क में ही सो जाती है। अब जुनही के सो जाने के बाद सियोन अपने दिल की सारी बातें जुनही से बोलने लगता है और हमें पता चलता है कि सियोन अब इस नई मिंजू से प्यार करने लगा है, लेकिन असल में वो जुनही से प्यार करता है जो कि मिंजू के शरीर के अंदर आई है। इस तरफ इंग्यू को अब पुलिस अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम उस रात कहाँ पर थे जब मिंजू पर हमला हुआ था। इस पर इंग्यू पुलिस से कहता है कि मैं उस रात मिंजू के साथ पार्टी करके अपने घर चला गया था और फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर पुलिस इंग्यू से कहती है कि हमने सीसीटीवी में देखा कि तुम मिंजू के घर पर दोबारा से गए थे। साथ ही पुलिस इंग्यू को उसकी कान की वही मशीन भी दिखाती है और बोलती है कि ये हमें उसी जगह पर मिली जहाँ पर मिंजू पर हमला हुआ था। इस पर इंग्यू पुलिस से कहता है कि मेरी मशीन कहीं खो गई थी, इसलिए मुझे नहीं पता ये वहाँ कैसे पहुंची। इंग्यू कहता है कि मैं उस रात मिंजू से कुछ कहने के लिए दोबारा से उसके घर गया था। अब पुलिस इंग्यू को छोड़ देती है, लेकिन अब पुलिस को इंग्यू पर शक हो गया होता है कि मिंजू पर हमला करने वाला वो किलर इंग्यू ही है, इसीलिए पुलिस इंग्यू को सस्पेक्ट मानने लगती है। इस तरफ जुनही चिवोन की प्रेजेंट में कही हुई वही बात याद करती है जिसमें चिवोन ने उससे कहा था कि अगर तुम पास्ट में मिंजू के शरीर में गई तो क्या तुम मिंजू का मर्डर होने से बचा सकती हो, जो कि साल 1998 में हुआ था। ये बात याद करके जुनही अब समझ जाती है कि कुछ ही दिनों बाद कोई जल्दी ही मिंजू का मर्डर करने वाला है। इसीलिए अब जुनही मिंजू को बचाने के लिए पास्ट में ही मौजूद चिवोन को वो सारी बातें बताती है जो चिवोन ने उसे 2023 में बताई थी। लेकिन चिवोन को जुनही की बातों पर यकीन नहीं होता और वो समझते हैं कि जुनही यानी कि मिंजू बस ये सब ऐसे ही बोल रही है। यही अगले दिन इंग्यू स्कूल में आता है और अब सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ा था और अब सब लोग भी उसे ही किलर समझ रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सियोन आता है और उन सभी बच्चों को शांत करा देता है। तभी सियोन को ये बात पता चलती है कि मिंजू पर हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने इंग्यू को पकड़ा था। ये बात जानकर सियोन हैरान रह जाता है। फिर इनके स्कूल के प्रिंसिपल इंग्यू से कहते हैं कि तुम कुछ दिनों तक स्कूल मत आना ताकि हमारे स्कूल की बदनामी ना हो। यही प्रिंसिपल की ये सारी बातें सियोन भी सुन लेता है। इसके बाद सियोन यही सारी बातें जुनही को बताता है। ये सब जानने के बाद जुनही इंग्यू के साथ पुलिस के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझ पर हमला करने वाला वो किलर इंग्यू नहीं हो सकता, क्योंकि इंग्यू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो जो मशीन आपको वहाँ मिली थी वो मुझसे ही वहाँ पर गिर गई होगी। ऐसा कहकर जुनही इंग्यू को पुलिस से बचा लेती है। इसके बाद जुनही इंग्यू और सियोन की भी दोबारा से दोस्ती करा देती है, लेकिन यहीं पर सियोन जुनही को बार बार योंजन की याद दिलाता रहता था, जो बात उसे काफी अजीब लगती है। इसीलिए जुनही योंजन के कुछ जोक सियोन और इंग्यू को सुनाती है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि सियोन और योंजन अलग अलग इंसान है या फिर एक ही इंसान है। लेकिन यहाँ पर वो जोक सियोन को समझ नहीं आता और जुनही समझ जाती है कि सियोन एक दूसरा इंसान है। फिर ये तीनों दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर सियोन घर जाने के बाद भी जुनही के कहे हुए जोक को याद करता है और काफी खुश होता है। इस तरह चिवोन जुनही से कहता है कि अगर तुम सच में 2023 से आई जुनही हो और मेरी भतीजी नहीं हो तो फिर मेरी भतीजी मिंजू कहाँ पर है। चिवोन के सवाल का जवाब जुनही के पास भी नहीं होता क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिंजू कहाँ पर है। यही हम मिंजू को देखते हैं जिसकी आत्मा एक अजीब सी जगह पर कैद होती है और वो सब कुछ देख पा रही थी। साथ ही मिंजू अपने अंकल की ये सारी बातें भी सुन रही होती है। मिंजू जुनही से कुछ बोलती है और जुनही को मिंजू की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये आवाज उसे कौन दे रहा है। यही चिवोन जुनही से कहते हैं कि अगर तुम स्कूल में मन लगाकर पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा और मैं तुम्हारी वापस साल 2023 में जाने में मदद करूंगा। ये सुनकर अब जुनही काफी मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। यहीं पर क्लास की कुछ लड़कियां अब जुनही के पास आती हैं और उससे अच्छे से बोलना शुरू कर देती हैं। वो जुनही से कहती हैं कि क्या तुम हमारी बास्केटबॉल टीम में खेलोगी। जुनही भी तैयार हो जाती है। इसके बाद जुनही को बास्केटबॉल काफी अच्छी तरह से खेलते हुए देखकर सियोन और इंग्यू हैरान रह जाते हैं और यहीं पर अब स्कूल की बाकी लड़कियां भी जुनही यानी कि मिंजू से अच्छे से बात करने लगती हैं। यही लड़कियां पहले मिंजू से बात नहीं करती थी। खैर अब यहीं पर इंग्यू और सियोन जुनही के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब से तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आ गए हैं। सियोन और इंग्यू की बातों से पता चलता है कि वो भी अब मिंजू को अलग समझने लगे हैं। यहाँ जुनही इंग्यू और सियोन से झूठ बोलती है और कहती है कि मैं अपना बर्ताव इसलिए ऐसा कर रही हूँ ताकि मुझ पर हमला करने वाला वो किलर मेरी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो जाए और हम उसे पकड़ लें। साथ ही जुनही ये भी बताती है कि वो किलर जिसने मुझ पर हमला किया था वो हमारे स्कूल में से ही कोई है। ये बात सुनकर सियोन और इंग्यू हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि स्कूल में ऐसा कौन है जो मिंजू को मारने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर अब पूरे स्कूल के लड़के मिंजू के इस नए व्यवहार को देखकर उसे पसंद करने लगते हैं और उससे बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये देखकर सियोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सियोन जुनही से कहता है कि तुम्हें इस तरह से किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो लड़का कौन हो जिसने तुम पर हमला किया हो। लेकिन असल में सियोन को जलन हो रही थी।
खैर अब स्कूल खत्म होने के बाद सियोन इंग्यू की दादी की शॉप पर जाता है, जहाँ पर उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो अपनी दादी से कुछ खाने के लिए मांग रही होती है, लेकिन उसकी दादी उसे वो चीज नहीं दिलाती। ये देखकर सियोन उस बच्ची को अपने पास से वो चीज दिला देता है जो कि वो अपनी दादी से मांग रही थी। उसे लेने के बाद वो बच्ची काफी खुश हो जाती है। फिर अगले दिन सभी बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं और इसमें जुनही की रैंक 131 आई होती है, यही सियोन की रैंक 5 और इंग्यू की रैंक फर्स्ट आई होती है। इंग्यू और सियोन की इतनी अच्छी रैंक देखकर जुनही हैरान रह जाती है। इसके बाद जुनही पढ़ाई में इंग्यू की हेल्प मांगती है, जिस पर इंग्यू भी जुनही को ट्यूशन देने के लिए राजी हो जाता है। यही सियोन जब स्कूल से घर वापस जाता है तो तभी उसे वही लड़की दोबारा से दिखाई देती है जिसे कल उसने खाने के लिए कुछ दिया था। यहाँ सियोन देखता है कि उस बच्ची को कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। ये देखकर सियोन उन लड़कों को यहाँ से भगा देता है। इससे वो लड़की दोबारा से खुश हो जाती है और सियोन से कहती है कि मुझे हमेशा याद रखना, हम बड़े होकर दोस्त बनेंगे, मेरा नाम जुनही है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये असल में जुनही का छोटा रूप है और जुनही अपने बचपन में इस समय में यहाँ पर रहती थी और वो बचपन में सियोन से मिली भी थी, लेकिन शायद वो ये बात भूल गई है। खैर इस तरफ मिंजू की माँ अब मिंजू की ये रैंक देखकर खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि बीमार होने के बाद भी तुम्हारी रैंक कितनी अच्छी आई है, पहले तो तुम्हारी रैंक इससे भी बुरी आती थी। यही मिंजू की माँ मिंजू को खुशी में कुछ पॉकेट मनी भी देती हैं। यही हम मिंजू के घर के बाहर एक लड़के को देखते हैं जो मिंजू पर नजर रख रहा होता है और ये लड़का बिल्कुल चनियंग की तरह दिख रहा होता है। चनियंग वही लड़का है जिसे हमने साल 2023 में देखा था और वो कोई अंजन का दोस्त था, लेकिन यहाँ पर आखिर ये लड़का कौन है और ये मिंजू पर नजर क्यों रख रहा है? कहीं यही तो वो किलर नहीं जो कि मिंजू को मारना चाहता है। खैर अब जुनही स्कूल जाने लगती है, तभी उसे रास्ते में सियोन मिलता है। वो अपने स्कूटर पर जुनही को स्कूल लेकर जाता है। यहाँ जब जुनही सियोन को पकड़ती है तो तब सियोन को कुछ अलग सी फीलिंग आती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जुनही सियोन के साथ इंग्यू से ट्यूशन पढ़ने जाती है। तभी सियोन बहाना बनाकर इंग्यू और मिंजू के पास से चला जाता है। तभी वो गलती से उसी लड़के से टकरा जाता है जो कि बिल्कुल चनियंग की तरह दिखता है और वो मिंजू का पीछा कर रहा था। यहाँ सियोन देखता है कि उस लड़के ने अपनी नोटबुक में कई सारे अजीब से स्केच बना रखे हैं, मानो ये लड़का कोई साइको हो। साथ ही इस लड़के की नोटबुक में एक मिंजू की फोटो भी होती है, लेकिन सियोन उसे नहीं देख पाता। इस तरफ इंग्यू जुनही यानी कि मिंजू को काफी अच्छे से पढ़ाता है। तभी इंग्यू एक बिल्ली को देखता है और उसे मिंजू की पुरानी बातें याद आती हैं, जब मिंजू उसके सामने बिल्लियों को खाना खिलाती थी, यानी कि मिंजू को बिल्लियां काफी पसंद थी। यह अब इंग्यू उसी बात को याद करके मिंजू को बिल्ली दिखाता है, लेकिन जुनही जो कि मिंजू के शरीर में थी वो उससे कहती है कि इसे दूर हटाओ, मुझे बिल्लियों से डर लगता है। ये बात इंग्यू को थोड़ी अजीब सी लगती है। इसके बाद इंग्यू मिंजू से कहता है कि आजकल तुम बिल्कुल अलग लगती हो। इस पर जुनही इंग्यू से कहती है कि मुझे थोड़ा समय दो और फिर कुछ समय बाद तुम जिस मिंजू को जानते थे वो दोबारा से तुम्हारे पास आ जाएगी। इसके बाद जुनही वापस घर आती है और अपने भाई यानी कि मिंजू के भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। यहाँ मिंजू का भाई मिंजू को बताता है कि उस रात मैं घर से इसलिए भागा था क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगता था। मॉम और डैड डाइवोर्स के बाद मेरी कस्टडी लेने के लिए लड़ाइयाँ करते रहते हैं और उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ये भेदभाव देखकर मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लगता है, इसीलिए मैं परेशान होकर घर से भाग गया था, लेकिन फिर मुझे ढूंढते समय तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो गया, इसलिए मुझे माफ कर दो। खैर अब अगले दिन जुनही जब क्लास में सियोन से कुछ पूछ रही होती है तो तभी उसे दोबारा से योंजन के साथ रहने वाला एहसास होता है। इसके थोड़ी देर बाद जब सियोन और इंग्यू क्लास में होते हैं तो तभी इनके पास एक लड़की एक लेटर लेकर आती है। सियोन उस लेटर को पढ़ता है और इंग्यू से कहता है कि मुझे मिंजू स्कूल के पीछे बुला रही है। ये सुनकर इंग्यू सियोन से कहता है कि तुम्हें मिंजू के पास जाना चाहिए, जरूर उसे तुमसे कोई जरूरी काम होगा। ये सुनकर सियोन स्कूल के पीछे जाता है, लेकिन यहाँ सियोन देखता है कि उसको मिंजू ने नहीं बल्कि क्लास की उसी लड़की दायोन ने बुलाया है। अब यहाँ दायोन सियोन से कहती है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है, लेकिन सियोन उससे कहता है कि मैं बस अपनी पूरी जिंदगी एक ही लड़की से प्यार करूंगा और वो तुम नहीं हो। ये कहकर सियोन उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। यहाँ जुनही और इंग्यू छुपकर ये सब देख रहे होते हैं और ये देखकर जुनही को योंजन की वो बात याद आती है जब योंजन ने जुनही को बताया था कि मैंने एक लड़की का प्रपोजल रिजेक्ट किया था और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक लड़की से ही प्यार करूंगा और वो तुम हो। जुनही कंफ्यूज होती है कि आखिर योंजन और सियोन में इतनी सारी चीजें एक जैसी कैसे हो सकती हैं, जबकि वो दोनों तो बिल्कुल अलग अलग इंसान हैं। खैर अब इसके बाद जब जुनही अपनी क्लास में बैठी होती है तो तभी उसे उसकी डेस्क पर कुछ फोटोज मिलती हैं जो किसी ने छुपकर ली थी। जुनही उन फोटो को लेकर सियोन और इंग्यू के पास आती है और फोटो को देखकर इंग्यू और सियोन समझ जाते हैं कि ये काम जरूर उसी किलर ने किया है जो कि मिंजू को मारना चाहता है और वो किलर हमेशा ही मिंजू पर नजर रखता रहता है। अब ये जानकर सियोन मिंजू यानी कि जुनही को बताता है कि अगर कोई लड़का कैमरा लेकर तुम्हारे पीछे घूमता है तो जरूर किसी न किसी ने तो उसे देखा ही होगा, इसलिए अब ये तीनों उस लड़के को ढूंढने का फैसला करते हैं। यहीं अब मिंजू यानी कि जुनही के स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक के लिए स्कूल से बाहर जाते हैं और यहाँ पर मिंजू और सियोन को एक साथ देखकर इंग्यू समझ जाता है कि सियोन अब मिंजू से प्यार करने लगा है। अब तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और सभी बच्चे वापस अपने अपने घर लौटने लगते हैं। यहीं सियोन मिंजू को बारिश में भागता हुआ देखता है और उसे फिर से एक अलग सा एहसास होता है। फिर घर वापस आते समय सियोन इंग्यू को बता देता है कि अब मैं मिंजू से बहुत प्यार करने लगा हूँ। इस पर इंग्यू सियोन से कहता है कि अगर तुम्हें मिंजू से प्यार हो गया है तो तुम उसे ये बात बता दो। पर सियोन इंग्यू से कहता है कि मैं कुछ दिनों बाद ही अपनी फैमिली के साथ यहाँ से अमेरिका चला जाऊंगा और इसी वजह से मैं मिंजू को ये बात नहीं बताना चाहता। अब यहाँ पर इंग्यू भी सियोन के अमेरिका जाने की खबर सुनकर उदास हो जाता है।
यही सियोन अब घर आकर अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर अकेला रह सकता हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। फिर सियोन अपने रूम में जाता है और मिंजू को याद करके उसकी एक पेंटिंग बनाता है और ये पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी साल 2023 में योंजन के पास थी। लेकिन ये पेंटिंग योंजन के पास कैसे पहुंची? खैर, अब स्कूल में पीटी क्लास के लिए सभी लोग अपनी ड्रेस चेंज करने लगते हैं। तभी वही लड़की दायुन छुपके से जुनी की ड्रेस चेंज करते समय उसकी फोटो ले लेती है और जुनी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। यही जुनी यानी कि मिंजू सियोन से पूछती है कि तुम अब इंग्यू से बात क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर सियोन जुनी को कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद जुनी इंग्यू से बात करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी फिर से सियोन से लड़ाई हो गई है। इस पर इंग्यू अब जुनी को बताता है कि सियोन अब हमें छोड़कर जाने वाला है और इसीलिए मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ ताकि वो जब यहाँ से जाए तो मुझे दुख ना हो। यहाँ इंग्यू की बातों से जुनी समझ जाती है कि इंग्यू और सियोन के बीच उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब इसके बाद जुनी यानी कि मिंजू जब अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे पार्क में सियोन बैठा हुआ दिखाई देता है। जुनी उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम इंग्यू से लड़ाई क्यों कर रहे हो। वो बोलती है कि अगर तुमने अपने अमेरिका जाने वाली बात इंग्यू से छुपाई नहीं होती तो तुम्हारे और इंग्यू के बीच ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ अब बातों ही बातों में सियोन के मुंह से ये भी निकल जाता है कि वो जुनी से प्यार करने लगा है और जुनी ये सुनकर हैरान रह जाती है। यहाँ पर सियोन जुनी यानी कि मिंजू से कहता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं पर मैं ये भूल नहीं पाता कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब यहाँ सियोन के मिंजू के सामने अपने प्यार का इजहार करने के साथ ही इस सीरीज के 6 एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब क्या जुनी भी सियोन से प्यार करेगी और आखिर सियोन और योंजन में इतनी सारी चीजें एक जैसी क्यों हैं? साथ ही वो किलर कौन है जो कि मिंजू को मारना चाहता है और क्या जुनी मिंजू को मरने से बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें इस सीरीज के सेकंड पार्ट में मिलेंगे। तो इस सीरीज के सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट में सेकंड पार्ट लिखना मत भूलेगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा।